Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. Today's my topic is MS Word. So let's start. Student, in previous video I discuss about the shortcut key. Today's I tell you about MS जो ऑफिस होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है MS Word. स्टूडेंट MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, MS पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस, इस तरह के आउटलुक. But today I discuss with you MS Word. Student, MS Word is a word processor that is used to editing, coloring and formatting the text and graphics. MS Word में पेजेस होते हैं, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, इस तरह से इसे होता है. तो इसमें जो डेटा होता है उसको आपने कोई भी लाइन राइट की है उसको आप एडिट कर सकते हैं. मीन्स एडिट का मतलब होता है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं. कलरिंग मीन्स उसका जो कलर है उस कलर को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का. फॉर्मेटिंग मीन्स उसका जो स्पेस है जो लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, आप उसको मैनेज कर सकते हैं. ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट राइट किया आप उसके साथ कोई भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट MS वर्ड में ये सारी फैसिलिटी है कि किसी भी टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है एंड अदर वन की उसके साथ पिक्चर भी ऐड की जा सकती है. ओके, now I will tell you steps about how to open MS Word. First you have to click on start button, then all programs, start button, click all programs, MS Office and select MS Word. सबसे पहले आपको start button होता है जो task bar में located होता है लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पे क्लिक करना है. देन आपको all programs पे क्लिक करना है. देन MS Office पे. स्टूडेंट सम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डेस्कटॉप पे डाले रखते हैं MS Office को, तो आप डायरेक्टली MS Office पे क्लिक करके MS Word ओपन कर सकते हैं. तो इसके दोनों मेथड है. अगर डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है MS Office MS Word तो वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. अदरवाइज द सिंपल स्टेप्स आर हियर: स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, MS Office एंड MS Word. नाउ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ MS Word. फर्स्ट वन इज मीन्स ये कहाँ का MS Word का हम यूज करते हैं. टाइपिंग लेटर्स, मेकिंग रिज्यूम्स एंड CV, मार्क्स टेबल एंड टाइम टेबल, पेपर टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ टाइपिंग एंड एडिटिंग, बायोग्राफी विद फोटोज ऑफ अदर ग्राफिक्स. तो स्टूडेंट इसमें आपको बताया गया है कि जो MS Word है हम किस लिए उसका यूज करते हैं. कोई भी आप लेटर टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है या फिर कोई भी लेटर किसी के रिगार्डिंग, आपको प्रिंसिपल सर के रिगार्डिंग या अदर किसी वर्क के लिए कोई कंप्लेंट लेटर है वो राइट करना है, तो आप इजीली MS Word में बहुत सारे जो होते हैं टेक्सचर होते हैं जिसमें आप किसी को भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट को आप लेटर टाइप कर सकते हैं. MS Word में हम हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, कोई अदर लैंग्वेज होती है वो भी टाइप कर सकते हैं. ओके, नाउ मेकिंग रिज्यूम. रिज्यूम क्या होता है, जब आप कहीं भी कंपनीज वगैरह या कोई भी स्कूल वगैरह में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो रिज्यूम की एक नीड होती है जिसमें आपकी कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ टाइप की जाती है MS Word में. नाउ मार्क्स टेबल एंड टाइम टेबल. स्टूडेंट टेबल्स के लिए हम मोस्टली एक्सेल का यूज करते हैं, बट हमारे पास जो MS Word सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम इजीली कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. उसमें जो मेन्यू बार है उसमें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से टेबल्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप टेबल सेलेक्ट करके कोई भी टेबल बना सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेपर टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग. पेपर को टाइप करना, उसको फॉर्मेट करना, मीन्स उनका स्पेस वगैरह इक्वल करना, साइज वगैरह चेंज करना, तो ये सब किसमें होता है MS Word में. नाउ नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ टाइपिंग. कोई भी पैराग्राफ टाइपिंग हम इजीली कर सकते हैं और इस किसी भी जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उनकी बायोग्राफी भी हम इजीली राइट कर सकते हैं विद देयर फोटो एंड अदर ग्राफिक्स. ओके, तो स्टूडेंट ये आपके MS Word की एप्लीकेशन थी और होता है क्या MS Word यहाँ आपको डिस्कस किया गया था. ओके, Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have completed our Essay 1 syllabus and from today we do the revision work for our Essay 1. Okay, so let we start our revision work from the chapter number 26 of savings.
ठीक है, कि फर्स्ट चैप्टर जो सिविक्स का है, जिसका जो आपकी बुक में 26 है, उससे हम अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना रिवीजन वर्क फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। द टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आर, कि डेमोक्रेसी के टू गाइडिंग प्रिंसिपल कौन से हैं। तो फर्स्ट है फ्रीडम और सेकंड है इक्वलिटी। सेकंड है ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द डैश एंड दे आर entitled to have equal opportunities. तो आंसर इज लो। थर्ड, democracy is thus defined as the rule of the people. Fourth is the earliest form of democracy existed in ancient Greece in 5th to 6th century BCE. An important characteristic of the ancient Greek society was the existence of city-states. Now we do the true false of this chapter. First is the American president Abraham Lincoln had described democracy as government by the people, for the people and of the people. This is true. बेटा डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन होती है वो भी यही होती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आपको डेमोक्रेसी की अगर डेफिनेशन याद करनी है तो वो भी यही है। अब है द टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वलिटी एंड फ्रीडम। अभी हमने फिलअप में भी किया था, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट डे हैज अंडरगोन वेरियस स्टेजेस टू रीच इट प्रेजेंट स्टेज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। The form of government that existed during Roman civilization exhibited a combination of monarchical, aristocratic and democratic elements. True. The emergence of Italian city-states like Venice, Florence and Lucca led for reaching political development. This is also true. Now we do the short question answer of this chapter. Our first short question is, what was the important characteristics of the ancient Greek society? कि ancient Greek society की importance क्या है, ठीक है, विशेषता, एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। And important characteristics of the ancient Greek society was the existence of city state, कि इसके अंदर ऐसे था, चरणबद्ध तरीके से बना हुआ था कि पहले जैसे कि हमारे देश के अंदर है ना, केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर राज्य के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, फिर वो ब्लॉक में बटा हुआ है, फिर वो गाँव में बटा हुआ है और गाँव में पंचायत है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। सेकेंड इज, वाई इज फ्रेंच रिवोल्यूशन सिग्निफिकेंस, कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसका इम्पोर्टेंस क्यों है या उसकी विशेषता क्यों है। द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज it marked the end of absolute monarchy and led to the establishment of self government। कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की मतलब कि विशेषता इसलिए है कि ये एब्सोल्यूट मोनार्की के एंड को बताता है और बताता है जो स्वयं की सरकार बनी, मतलब कि जो डेमोक्रेटिक सरकार बनी उसकी स्थापना को। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के कारण ही जो मोनार्की है उसकी समाप्ति हुई और जो डेमोक्रेसी है उसकी स्टार्टिंग हुई। थर्ड इज, व्हाट आर द टू गाइडिंग प्रिंसिपल फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हम फोर्सेस को प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, जो इसके सिद्धांत हैं या जो इसके दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं या जो फोर्सेस हैं वो क्या है, इसके दो बल क्या हैं। तो इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर द टू गाइडिंग फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि इक्वलिटी और फ्रीडम इसके दो सिद्धांत हैं, इसके दो बल हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन डिड अमेरिका विन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि अमेरिका ने ब्रिटिश रूल से कब स्वतंत्रता प्राप्त की। क्योंकि भारत की तरह जो अमेरिका था वो भी ब्रिटिश का गुलाम था। इन 1779 अमेरिका वॉन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि 1779 में अमेरिका ने ब्रिटिश से स्वतंत्रता हासिल की। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हेन डिड यूरोप विटनेस रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, जब एक व्यक्ति या एक देश किसी गलती को करने के बाद, या जो जैसे कि गुलाम होते हैं तो उनकी कोई कल्चर नहीं होती, उनके कोई अधिकार नहीं होते, लेकिन जब लोगों को अपने कल्चर का, अपने अधिकारों का पता लगता है तो उसी को रेनेसेंस
कहते हैं। इन 14th and 15th century CE यूरोप विटनेसेस रेनेसेंस कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप क्या है, गवाह है इस पुनर्जागरण का। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट अबाउट द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी ग्रीस कि जो डेमोक्रेसी का जन्म हुआ यूनान में उसके बारे में अब हमें बताना है। द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी ग्रीस कि ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर डेमोक्रेसी का जन्म। डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन एंशिएंट ग्रीस इन द 5th and 6th century BCE. The word democracy derived from the Greek word demokratia. Demo means people, kratia means power. कि जो डेमोक्रेसी है वो एंशिएंट ग्रीक में 5वीं-6वीं शताब्दी में थी ईसा पूर्व, और जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिया वर्ड से आया है जिसका मतलब है डेमो मतलब पीपल और क्रेटिया मतलब पावर। एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी वॉज द एक्सिस्टेंस ऑफ सिटी स्टेट्स, और इसकी एक विशेषता क्या है, सिटी स्टेट्स। दे फॉर्मुलेटेड देयर लॉ एंड दस एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड वोट इन असेंबली कि ये अपने नियम खुद बनाते थे और इनको असेंबली में बोलने का और वोट देने का अधिकार था। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हैंस लैक ऑफ इंटरमीडिएटर्स और रिप्रेजेंटेटिव, और इस तरीके की जो डेमोक्रेसी थी उसके अंदर जो मध्यस्थता वाले लोग थे और जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि थे उनकी कमी थी। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अबाउट डेमोक्रेसी इन यूरोप इन मिडिल एज कि यूरोप के अंदर मिडिल एज की डेमोक्रेसी के बारे में अब हमें बताना है। डेमोक्रेसी इन यूरोप इन मिडिल एजेस द फेडरल सिस्टम प्रिविलेड इन यूरोप ड्यूरिंग 5th to 14th century CE कि फेडरल सिस्टम आया यूरोप के अंदर 5th to 14th सेंचुरी के अंदर। द बेसिस ऑफ फेडरलिज्म इज द ऑब्लिगेशन बिटवीन द लॉर्ड वैसल एंड फीफ, और फेडरलिज्म किस लिए आया कि जो लॉर्ड होते थे, जो वैसल्स होते थे और जो फीफ होते थे, मतलब कि जो राजा होता था, जो चोर होते थे और जो उनके नौकर होते थे, उन सब के अंदर एक ऑब्लाइजेशन मतलब कि आज्ञा का पालन करने वाला सिस्टम था। द फेडरलिज्म केम टू एंड इन यूरोप इन द 14th सेंचुरी, और यूरोप के अंदर जो फेडरल सिस्टम था वो 14वीं शताब्दी में ख़त्म हो गया था। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज एन आउटकम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म, और जो नेशनलिज्म का और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी का एक विचार लोगों के मन में आया, इसी ने फेडरलिज्म का अंत कर दिया था। अब है राइट अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट कि 3 स्टेट में बटी हुई थी फ्रेंच सोसाइटी। द फर्स्ट 2 स्टेट इंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड वर exempted from paying any tax, but the third state were not entitled any privileges but had to pay heavy taxes कि जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे, जो फर्स्ट 2 वर्ग थे, उनको तो सारे अधिकार मिले हुए थे, वो तो सभी चीज़ों को एंजॉय करते थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसको ना तो कोई अधिकार मिले हुए थे, ना ही तो कोई उसको फ़ायदा मिला हुआ था, कोई अधिकार मिला हुआ था, और उसको हैवी टैक्स भी पे करना पड़ता था। दस द रिवोल्यूशन ब्रोक आउट इन 1789 अगेंस्ट द क्लर्गी एंड द नोबिलिटी, और इसी कारण 1789 में रिवोल्यूशन ब्रोक आउट हुई क्लर्गी और नोबल पीपल के बीच में। फाइनली इन 1791 द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, और फाइनली 1791 में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में हमें बताना है। तो आंसर इज अमेरिकन वॉन इट्स इन 1776 अमेरिका वॉन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि अमेरिका ने 1776 में अपनी लड़ाई जीत ली थी, स्वतंत्रता की लड़ाई। थॉमस जेफरसन वन ऑफ द फाउंडिंग फादर कि जो थॉमस जेफरसन थे, फाउंडर फादर थे, हैड ड्रॉन अप डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड इन 1789 वॉज फॉलोड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट, और जो द्वैध शासन था यहाँ पे वो 1789 में यहाँ पे फॉलो हुआ। इन 1792 बिल ऑफ राइट्स वॉज पास्ड, और 1792 में
जो अधिकारों का बिल था वो पास हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अबाउट द डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। आवर आंसर इज डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड इन 1215 CE ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड मैग्ना कार्टा वाज पास्ड। मैग्ना कार्टा क्या है कि एक कानूनी पत्र होता है जो आज़ादी के लिए पास हुआ। इट लेड टू एडॉप्शन ऑफ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसने एक पार्लियामेंट्री संसदीय गवर्नमेंट की फॉर्म को अपनाया। द पेटिशन ऑफ राइट 1628 में पास हुआ। द बिल ऑफ राइट 1689 में पास हुआ। एंश्योर द पावर टू द पार्लियामेंट, की इसने पावर दी पार्लियामेंट को। बाय दिस बिल द पावर ऑफ द किंग अवे एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज अकाउंटेबल टू एन इलेक्ट बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कि ये बिल पास होने से राजा की जो पावर्स थी वो चली गई थी, और अब उसे लगने लगा था कि पावर्स किसके अंदर चली गई है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि आया है, इलेक्ट प्रतिनिधि जो आया है। परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्सेस, और जो पार्लियामेंट को टैक्सेस को भी बंद करने का, इम्पोज करने का पावर मिल गई थी। स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और अब लोगों को जो फ्रीडम मिल गई थी स्पीच की और एक्सप्रेशन की। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome to online class. So student, nowadays we are just doing our revision part. Now exercise has been done and completed. Now we are just going to do the question answer of chapter number 3 for class 7. So let us start. So start student the question answer. Who was David? Where and why did he take their ship every day? डेविड कौन था और क्यों और कहाँ वो अपनी जो है शिप्स को हर रोज ले जाता था? So answer of this question is David was the youngest of the 4 sons of his parents. He used to take the ship on the hills for gazing. यानी कि डेविड जो है अपने भाइयों में से, पेरेंट्स के 4 भाइयों में से सबसे छोटा बेटा था, और वो अपने शिप्स को हिल्स पर ले जाता था उन्हें चराने के लिए। Now see the question number 2. Why did David stay at home while his brother joined the king's army? कि डेविड घर पे क्यों रुका जबकि उसके बाकी भाइयों ने जो है राजा की आर्मी को ज्वाइन किया? So see the answer of this question. David stayed at home while his brother joined the king's army because his father wanted him to stay at home and look after his sheep. डेविड जो है घर पर ही रुक गया था जबकि उसके सारे ब्रदर्स ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी राजा की, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो घर पर ही रहकर जो है शिप्स की देखभाल करे। Now see the question number 3. Why did David search and collect flat round stones? कि डेविड जो है क्यों ढूंढता था और इकट्ठे करता था फ्लैट राउंड पत्थरों को? आंसर देखिए इस क्वेश्चन का। डेविड यूज टू सर्च एंड कलेक्ट flat round stones for whenever a hungry wolf came to kill the sheep. अब डेविड जो है सर्च करता था, कलेक्ट करता था फ्लैट राउंड स्टोन्स, क्योंकि जब भी अगर कोई भूखी जो है वुल्फ जो है अगर उस तरफ आए तो उसे वो मार सके। Now question number 4. What did his father ask him to do one day? एक दिन उसके फादर ने उसको क्या करने के लिए कहा? So answer of this question is one day his father sent him to the town to find his brothers in the king's army and gave them big bag of flour and the letter. एक दिन जो है डेविड के फादर ने उसे टाउन में भेजा और कहा कि अपने भाइयों को ढूंढो जो कि राजा की आर्मी में है और उनको ये बैग दे दो जिसमें फ्लोर है और लेटर है।
नाउ अब क्वेश्चन देखिए 5. Who was Goliath? Why did he mock at David? यानी कि जो है गैलिथ कौन था और वो क्यों गुराया इसके ऊपर, डेविड के ऊपर. Answer of this question is Goliath was a huge Philistine giant. When he saw a little boy was coming to fight with him, then he mocked that why he had come there, and announced he was afraid of him, he should go back and hide himself in his house. गौलिद जो है ह्यूज फिलिस्तीन एक जो है राक्षस था. जब उसने देखा कि छोटा लड़का उसकी तरफ लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तब उसने उसे चेतावनी दी कि क्यों वो इस तरफ आ रहा है, क्या उसे डर नहीं लगता उससे, और वो चिल्लाया कि वापस जाओ और अपने आप को अपने घर में छुपा लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. हाउ डिड डेविड किल गॉलिथ? व्हाई डिड ही कट हिज हेड? डेविड ने गॉलिथ को कैसे मारा और उसने उसका सर क्यों काटा? On hearing David's word, Goliath looked out his huge sword and ran towards him. Then David quickly looked at a stone out of his bag and put it in his sling. He railed it and hit it between his eyes. When he fell down, David ran and snatched the sword from Goliath's hand and cut off his head because he wanted to put it in the king's feet. जब गॉलिथ ने डेविड की आवाज सुनी, डेविड की आवाज सुनकर गॉलिथ ने क्या किया, अपनी बड़ी जो है तलवार निकाली और उसको मारने के लिए भागा. डेविड ने क्विकली अपने बैग में से जो वो स्टोन कलेक्ट करता था वो स्टोन लेकर गुलेल पर लगाकर उसके आंखों घुमाकर आंखों के बीचों बीच निशाना लगाया और उसके पत्थर लगते ही वो फेंट होकर नीचे गिर गया. तो डेविड ने क्या किया, डेविड ने गॉलिथ की जो तलवार थी उसको स्नैच करके छीन करके गॉलिथ का सर जो है डेविड ने काट दिया. और वो उसका सर इसलिए काटना चाहता था क्योंकि वो सर को राजा के पैरों में रखना चाहता था. नाउ 7 देखिए. व्हाई वर द पीपल ऑफ इजराइल वेरी हैप्पी? इजराइल के लोग क्यों खुश थे? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ इजराइल वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर पैनिक्ड ड्यू टू Goliath. He wanted to destroy him. Now he was dead. पीपल जो है इजराइल के लोग वो बहुत ही ज्यादा घबराए, हैप्पी थे, खुश थे, क्योंकि जो उनका डर था, पैनिक थे, किस लिए, गॉलिथ की वजह से जो उनको डर था कि वो उनको खत्म करना चाहता था, अब वो मर चुका था, इसलिए वो खुश थे. सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपका यहीं तक है. क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 का. आपको करना क्या है, जो हमेशा मैं आपको कहती आई हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Students, this is for class 7th. Students, as you all know, we are doing revision portion now, and in previous video we started with the chapter pronouns and 3 kinds we discussed with you. I discussed with you 3 kinds, and that are personal, possessive and interrogative, and define of pronoun also I have discussed. So we discuss about the 3 kinds. Now let's start with the 4th one, and let's start. Here we have the next kind of pronouns, reflexive and emphasizing pronouns. Reflexive and emphasizing pronouns are
the kinds of pronoun. Reflexive pronouns, here is the define. When the subject and the object refer to the same person. When the subject and the object refer to the same person or thing and the object pronoun is used as the receiver of the action, it refers to the reflexive pronoun. In the straightforward, I am telling you, when we are using reflexive pronouns at the as the object of the pronoun, जब हम सेंटेंस में प्रोनाउंस यूज करेंगे और उन प्रोनाउंस का इफेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे ही रेफर होगा तो उन्हें हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फॉर एन एग्जाम्पल, गीता सो हर सेल्फ इन द मिरर and clapped with joy. Geeta is the subject. Here if we are using her, then that is object. Okay, and that object is also referred to the subject. वो reflect कर रहा है subject के ऊपर. So here is herself is used as the pronoun. Pronoun use हुआ है हमारा, तो इस herself को हम क्या कहेंगे? Reflexive pronouns. Okay students. Some common verbs that usually take a reflexive object are acquit, adapt, avail, absent, blame, conduct, enjoy, present. If we are using these words like this, they all are called reflexive pronouns. Reflexive pronouns वो होते हैं जब जिसका इफेक्ट सब्जेक्ट का इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते, जो वहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दे ऑल आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. एज इफ वी आर डूइंग इन द एम्फेथेटिक pronoun, or you can say emphasizing. When a pronoun is used to emphasize a particular noun or a pronoun, it refers to as an emphasizing pronoun. They are also called emphatic pronouns. For example, I close the door myself. Here myself is the pronoun and myself is emphatic pronoun. Why? Because it reflects on the subject. ये खुद में ही emphasize कर रहा है. जब हम किसी particular pronoun और pronoun के बारे में बात करेंगे, तो जब बात करेंगे और इसको कहते हैं हम emphatic pronouns. In the easy way, I am telling you, when the words which are used as the object as pronouns, they all are called emphatic pronouns. And if the pronouns are used in the mid of the sentence or reflects on the subject, they all are called reflexive pronouns. Okay students, everyone clears? जब हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेंगे, ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे प्रोनाउंस को, वो होते हैं एम्फेथेटिक प्रोनाउंस. और जो हम मिड ऑफ द सेंटेंस यूज़ करेंगे और उसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा सब्जेक्ट के ऊपर, उन्हें हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. On the basis of this, we are having a book exercise also to identify reflexive and emphasizing pronouns. Now I will clearly, by doing this exercise, I will clearly identify this, how you are going to identify. For reflexive, I am going to write it down R. For emphasizing pronouns or emphatic pronouns, I am going to write it down E. Okay students, let's start. They called themselves the five find outers. Now here we are using themselves, and this themselves is based on the subject, so this is reflexive. She herself said that she could not come. Here herself is the pronoun and reflects on the she, so this is also called reflexive. We patted ourselves on the back of our success. Here ourself is reflexive pronoun.
The teacher herself was absent on that day. Herself is the emphatic pronoun. You must not tax yourself so much. This is emphatic pronoun. You yourself do not know the answer or to your question. This is reflexive pronoun. Now students, I think you completely know and clearly clear your doubts by reading this exercise, because some sentences are reflects on the सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के ऊपर जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव, और जो नहीं हुए हैं वो दे आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग. Okay students, now let's start with the next topic, that the next kind, that is demonstrative pronouns. And demonstrative pronouns can be used as only 4 words. आपको सबको पता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हम 4 वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं. 4 वर्ड्स यूज़ करते हैं, एंड 4 वर्ड्स कैन बी दिस, दैट, दीज एंड दोज. To point out people or things they refer to, these words are called demonstrative pronouns. As you all know, demonstrative pronouns हम that यूज़ करते हैं far away things के लिए, for singular things. this यूज़ करते हैं हम near by things, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं. these और those हम यूज़ करते हैं plural के लिए, for in the place of that and these. Now on the basis of this we are having a book exercise. Take the correct demonstrative pronoun given in the brackets. So according to the sentences we are going to use which is correct one. Now let's start. Dash is the tune that my mother used to play on her piano whenever she was happy. So here we are using this because we are talking about a singular noun, or you can say singular pronoun. Dash is the grocery store run by my brother. This. Here we are using the is the singular. Next sentence is, are the books that we read when we are in college. We are talking about in plural sequence. Plural noun है हमारे पास यहाँ पे, तो we are using plural, that is these. Dash laptop is you here, so we are using singular. That is the laptop my friend intends to buy. Here are the students who won the first prize in the Rangoli competition. Here we are talking about the plural, so here we are going to mark those, because those is the used with plural nouns. Okay students, this is used for singular things, these is used for plural, that is used for singular as for far away things, those is used for plural things in the place of that. Okay students, I hope you understand by the 3 kinds of pronouns which we are doing today. Thank you everyone, and do, if you don't do these exercise, अगर आपने अभी तक ये exercise नहीं की है, do these exercise by the revision. Thank you everyone. Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject GK. Here class is 7th and chapter number 20. Student, chapter number 22 is famous characters. Here some personalities name are given, you have to learn. He lives in 221 B Baker Street, London, and solved the crime with the instantly sharp and logical mind. He is assisted by Dr. Watson. तो इनका नेम है शेरलॉक, जो इनके असिस्टेंट एज इन्होंने डॉक्टर वाटसन के असिस्टेंट के रूप में इन्होंने वर्क किया है. इनका माइंड बहुत ही तेज था. नेक्स्ट वन इज द विजार्ड बॉय हु गोज टू हॉगवार्ट्स स्कूल विच क्राफ्ट एंड विजार्डराइंग एंड लर्न टू ओवरकम द प्रॉब्लम दैट फेस प्रॉब्लम. मीन्स इन्होंने जैसे अपनी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी, तो इन्होंने
जो हॉगवार्ड स्कूल है वहाँ से जो स्टडी है वो भी इसी तरह की थी, विचक्राफ्ट एंड विच ड्राइव, और जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे फेस करना है। और एक जादूगर की शिक्षा होती है जो विचक्राफ्ट होती है ना। तो आंसर इज हैरी पॉटर। Now next one is full of script, inclusive and moody. This is the tomboy's March sister who loves reading and writing. इनको रीडिंग और राइटिंग का बहुत ही शौक था और ये स्क्रिप्ट वगैरह इस तरह से लिखते थे। तो आंसर इज जो मार्च। नेक्स्ट वन इज ए यंग जर्नलिस्ट हु goes to adventure with his dog Snorri and Captain Archibald Haddock. तो जो ये कैप्टन थे उनके साथ और अपने एक डॉग है जिनका नाम स्नोवी है, उनके साथ इन्होंने एडवेंचर की जो है एज ए जर्नलिस्ट वर्क किया है। आंसर इज टिन। नेक्स्ट वन इज ही इज द फेमस कैरेक्टर ऑफ नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इनका जो नाउ नेक्स्ट वन इज ही इज द फेमस कैरेक्टर ऑफ द नॉवल Great Expectation. He is an orphan who travels London, become a gentleman. स्टूडेंट इन्होंने जो है लंदन की विजिट की थी और एक जैन हीमैन बन गए थे और एक अनाथ थे। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बच्चा। और इनकी जो नॉवल है उनका नेम था ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ये आंसर इनका नेम है इनका पिपिन का नेम है। These brothers have solved countless mysteries in the town of Bayport with their father detective Francis Harding. स्टूडेंट इनके फादर है वो एक डिटेक्टिव थे और इन्होंने अपने जो पापा है उनके साथ मिलके बहुत सारे मिस्ट्री को सोल्व किया था। इनका नेम है फ्रैंक एंड जो हार्डिंग। इन दोनों भाइयों को क्या नाम है, एक का फ्रैंक एंड दूसरे का जो हार्डिंग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज सी इज ए टीन डिटेक्टिव who lives in River Heights and solve mysteries with her friends Bess Marvin and George Finney. स्टूडेंट मिस्ट्रीज होती है जो रहस्य में जो घटनाएं होती हैं उनको सोल्व करना और उनको डिटेक्शन करना कि किस तरह से क्या होता है, वो चीज़ें गायब हो जाती है तो उस चीज़ के बारे में बता रखा है। नैन्सी ड्रू, इनका नेम था नैन्सी ड्रू। स्टूडेंट ये कुछ वर्ल्ड की फेमस कैरेक्टर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। ओके A very pleasant morning to all my dear students of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher, teaching in MLP International School, Rajpura. Welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are continuing the series of revision work for our S7 preparation exam. So student, in this series I am going to tell you and we will discuss on the topic that is long question answer of chapter 8, that is the soil. In our previous video we have already discussed the short question answer, so let's do it started. So student, this is the long question answer of chapter 8 soil. First long question is related to the, you have to explain the process ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट उसके बारे में आपको बताना है। देखिए इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस विच टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बहुत ही हजारों सैकड़ों साल लग जाते हैं एक लेयर ऑफ सॉइल बनने के लिए। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ये एक ऐसे प्रोसेस से बनते हैं जिस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। इसमें बहुत सारे वेदरिंग एजेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक फ्यू फैक्टर्स लाइक विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस एंड लिविंग थिंग्स। में से विंड है, वाटर है, टेम्परेचर चेंजेस है, सन है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट। जो आप कह सकते हो रात के टाइम पे जो रॉक्स होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, दिन में फिर से गर्म हो जाती है, तो कॉन्टीन्यूस जो इनका हीटिंग कूलिंग होता है इफेक्ट, इसकी वजह से भी रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर पीसेस में। आफ्टर दैट दे गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल। ओके,
Question number 2 is related with the you have to distinguish between topsoil and subsoil. Student, topsoil and subsoil के बीच में आपको differentiate करना है. So here is the differentiation between the topsoil and the subsoil. The topsoil is the first, the upper layer of the soil is called the topsoil or a horizon. Student, the uppermost layer जो हमारी soil की सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, topsoil, and it is also known as a horizon भी बोला जाता है. Now the next is subsoil. Subsoil क्या होती है? It is the layer just under the topsoil. ये टॉप सॉइल जो होती है या टॉप लेयर जो होती है उसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, उसकी जो नीची परत होती है स्टूडेंट, उसे ही हम सब सॉइल बोलते हैं. और इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इट इज़ द बी हॉरिजन. इसे हम बी हॉरिजन भी बोलते हैं. टॉप सॉइल it contains a lot of decaying matter of plant and animals, and you know the student, it is the first topmost layer of the soil. तो इसीलिए जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं वो सारे इसी लेयर पे ही रहते हैं, और जितने भी डिकेइंग मैटर, सड़े गले प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वट एवर द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिकेड, जितना भी सामान है वो सड़ता गलता है तो वो इसी लेयर पर रहता है. एंड इट इज़ रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स. लेकिन इसमें जो है सब सॉइल जो है हमारे, उसमें हमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप के सॉल्युबल मिनरल्स भी मिलते हैं और आयरन ऑक्साइड्स भी मिलते हैं. नाउ द टॉप सॉइल इज़ द डार्क ब्राउन इन कलर. जो हमारी टॉप सॉइल होती है वो डार्क ब्राउन कलर में होती है, बट अवर सब सॉइल इज़ लाइट इन कलर. जो हमारी सब सॉइल होती है वो लाइट कलर में होती है. ये डार्क कलर में इसलिए होती है स्टूडेंट, टॉप सॉइल डार्क कलर में इसलिए होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी होती है. Now move to the question number 3. Distinguish between sandy soil and clay soil and loamy soil. You have to differentiate between sandy, loamy and clay. आपको इन तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है. Now first is our sandy soil. Firstly हम sandy soil के बारे में पढ़ते हैं. Sandy soil it contains 60% of sand and some silt and clay. जो हमारी sandy soil होती है वो 60% का sand and क्ले पार्टिकल कंटेन करती है, और इसमें कुछ अमाउंट सिल्ट का भी होता है. तो 60% सैंड होने की वजह से इसे हम सैंडी सॉइल बोलते हैं. इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ एयर एंड ओनली अ लिटिल वाटर. ये जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर एयर को कंटेन करती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं इसमें, इसीलिए ये ज़्यादा पोरस होती है. ओनली अ लिटिल वाटर, लेकिन पानी इसमें बहुत ही कम रहता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बड़े होते हैं. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होती बिकॉज इट हैज़ लेस, और यू कैन से दैट इट हैज़ अ पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. नाउ मूव टू द क्ले सॉइल. क्ले सॉइल इट कंटेन्स मोर दैन 2/3 ऑफ द क्ले. इसमें जो क्ले सॉइल है हमारा, उसका 2/3 पार्टिकल जो होते हैं क्ले के होते हैं. सो दैट्स वाई वी कॉल इट क्ले सॉइल. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. ओनली दोज प्लांट कैन ग्रो विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. इसमें केवल वो प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट के, जिसको सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर की नीड होती है. नाउ मूव टू द लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, सैंड एंड क्ले. जो हमारी लोमी सॉइल होती है वो ह्यूमस, सैंड एंड क्ले का तीनों का मिक्सचर होती है. इट हैज़ गुड वाटर एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी. ये वाटर और एयर होल्डिंग कैपेसिटी दोनों ही इसकी अच्छी होती है. इट इज़ फिट फॉर कल्टीवेशन. और जो हमारी लोमी सॉइल होती है सबसे बेस्ट होती है, हर तरह के प्लांट्स हम इसमें ग्रो कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट ओवरऑल दैट द लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. Now our fourth question is how can soil be conserved. अब हमें अभी तक हमने सॉइल के टाइप के बारे में पढ़ा. नाउ इट इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है. सो वी कैन परफॉर्म मैनी स्टेप्स और वी कैन टेक मैनी प्रिकॉशंस टू परफॉर्म कंजर्व द सॉइल. द फर्स्ट वन इज एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है स्टूडेंट प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू बाइंड द सॉइल टू बी इरोज. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उसकी जो रूट्स होंगी वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे, इरोज नहीं होने देंगे, बहने नहीं देंगी. नेक्स्ट वन इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग जो है स्टूडेंट स्टेप्स ऑन हिल्स, हिल साइड्स पे होता है ये. और ये क्या करता है हमारी सॉइल को वॉश्ड, मतलब जब हम पानी, पहाड़ों से पानी बहता हुआ आता है तो वो उसमें से मिट्टी बहकर नहीं जाती, सो वॉश्ड अवे नहीं होता. नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग ऑफ डैम्स. डैम्स को बिल्ड करना. हम जो सॉइल है हमारी, जितनी भी जो मिट्टियाँ हैं अगर लूज़ हैं तो उन खेतों में बांध लगा करके या डैम्स वगैरह बना करके भी हम वाटर का फ्लो कम कर सकते हैं. इससे भी हमारा सॉइल प्रिवेंशन होता है. नेक्स्ट वन इज़ ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग में स्टूडेंट देखिए, ओवरग्रेजिंग शुड बी बैन ऑन फील्ड. ओवरग्रेजिंग को फील्ड्स में, खेतों में बैन करना चाहिए क्योंकि जितना जानवर खेत चढ़ जाएंगे उतनी ही मिट्टी कट के बहेगी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज सॉइल इरोजन कॉज. सॉइल इरोजन कैसे होता है, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. देखिए सॉइल इरोजन कैसे होता है. सॉइल इरोजन इज कॉज व्हेन विंड और वाटर वॉश्ड ऑफ टॉप सॉइल को. जब टॉप सॉइल को विंड या फिर वाटर के थ्रू ये दोनों उड़कर बहकर चली जाती हैं, सो दैट इज कॉज द सॉइल इरोजन. इसके प्रिवेंशन मैंने जस्ट अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किए थे, एज इट इज़ है.
बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल। जब हम प्लांटेशन करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, एफॉरेस्टेशन, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन बचता है। स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग से जो हिल्स पे की जाती है उससे भी हमारा सॉइल इरोजन बचता है। डैम शुड बी बिल्ट ऑन रिवर्स। रिवर्स की तरफ जो डैम्स बना दिए जाते हैं तो उससे फ्लड नहीं आती है, और फ्लड से भी हमारे बहुत सारी टॉप सॉइल बहकर जाती है। ओवर ग्रेजिंग शुड बी बैड, इट ऑल्सो लेड टू सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग को बैन कर देना चाहिए, इससे भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। एम्बैंकमेंट आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ वाटर अराउंड हिल। एम्बैंकमेंट जो छोटे छोटे बांध होते हैं उनको भी बना देना चाहिए, उससे भी हिल्स वगैरह की तरफ अगर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उससे भी फ्लो ऑफ वाटर कम होता है और इससे भी सॉइल इरोजन कम होता है। So student, we have discussed our today's content. That's all for today. Take care. Goodbye. Good morning dear 7th class student. In today's class we will start the word problem of chapter 3. So let's start. So question number 1 of word problems. First question, Kirti bought food items weighing 20 kilogram of the total weight. 7 kilogram 500 gram is rice and the rest is sugar. Find the weight of the sugar. अब देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें क्या है, कीर्ति ने फूड आइटम लिया है, 20 किलोग्राम क्या है उसके पास टोटल वेट है, जिसमें 7 किलोग्राम 500 ग्राम क्या है उसके पास वीट है, सॉरी 7 किलोग्राम 500 ग्राम उसके पास वीट गिवन है, और 5 किलोग्राम 250 ग्राम 5 किलोग्राम 250 ग्राम हमारे पास राइस है, एंड द रेस्ट इज शुगर, और बाकी का क्या है शुगर है। फाइंड द वेट ऑफ शुगर, तो शुगर का वेट निकालना है। देखो टोटल क्या है हमारे पास 20 किलोग्राम है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी है वो 20 किलोग्राम की है। अब 7 किलोग्राम 500 ग्राम वेट है और 5 किलोग्राम 250 ग्राम हमारे पास राइस है, तो जो बाकी का है वो हमारे पास शुगर है। तो अगर मैं इन दोनों को, वीट को और राइस का, दोनों का टोटल वेट कर लूं और उसको अपनी नेट क्वांटिटी में से लेस कर दे 20 में से, तो हमें शुगर का वेट मिल जाएगा। तो अब देखो इसको स्टेटमेंट के साथ हम कैसे राइट करेंगे, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, इसको स्टेटमेंट के साथ राइट करेंगे। वेट ऑफ फूड आइटम, वेट ऑफ फूड आइटम इज इक्वल्स टू 20 किलोग्राम। नाउ वेट ऑफ वीट, वेट ऑफ वीट, वीट का वेट कितना हमारे पास 7 किलोग्राम 500 ग्राम गिवन है। नाउ वेट ऑफ राइस, राइस का जो वेट है वो हमारे पास 5 किलोग्राम 250 ग्राम। अब क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर टू फाइंड वेट ऑफ शुगर, शुगर का वेट निकालना है। तो पहले मैं अगर इसका यहाँ पे इनका टोटल कर लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा वेट कितना है, तो इनका टोटल आ जाता है हमारे पास 057 और ये हो जाएगा 12 किलोग्राम 750 ग्राम। अब हमें निकालना किसका, शुगर का। शुगर का निकालने के लिए टोटल में से हम इसको लेस कर देते, मीन्स 20 किलोग्राम में से 0 ग्राम में से माइनस कर देते हैं 12 किलोग्राम 750 ग्राम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ शुगर आ जाएगा 7 किलोग्राम 250 ग्राम। ये वेट आ जाएगा हमारे शुगर का। हमने फाइंड आउट कर लिया है, टोटल हमारे पास 20 किलोग्राम था फूड आइटम का वेट, और उसमें वीट का वेट और राइस का वेट गिवन था, तो उन दोनों को हमने कर लिया टोटल। शुगर का फाइंड आउट करने के लिए इनको हमने 20 में से लेस कर दिया, ये हमें शुगर का वेट मिल गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अ कार कवर डिस्टेंस ऑफ 19.5 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब देखो कार है वो कवर करती है डिस्टेंस 19.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो 1 लीटर पेट्रोल में, तो 20 लीटर में कितना करेगी। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में कितना करती है वो 19.5 किलोमीटर। तो 20 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी, उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 19.5 इज मल्टीप्लाई बाय 20, तो 19.5 के हम 20 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300
390.0 किलोमीटर। तो वो कितना कवर करेगी? 390.0 किलोमीटर कवर कर लेगी। तो कार का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम 14.7 लीटर ऑफ आइसक्रीम इफ वन कोन कैन बी फिल्ड विद 60 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझ आ रहा है कि हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ कोन्स, कि कितने कोन हमारे फिल होंगे, कि हमारे पास जो आइसक्रीम है वो इतनी है और जो वन कोन है उसमें आइसक्रीम आती है 60 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला पुट करेंगे हम? इसमें हम पुट करेंगे जो हमारी टोटल क्वांटिटी है उसको 14.7 लीटर है हमारे पास, उस लीटर को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी? 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इज डिवाइडेड बाय वन कोन, वन में कितना आता है? 60 मिलीलीटर। तो इसको 60 से मैंने डिवाइड करवा दिया है। तो अब हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कोन्स फिल, कितने कोन हमारे फिल हुए। तो उसके लिए हम इसको राइट कर चुके हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से कैंसिल होके आ जाएगा 245। तो नंबर ऑफ कोन्स कितनी आ गई हमारे पास? 245 कोन्स आ गई है हमारे पास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ 96 ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹2529.60 द कॉस्ट ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स। तो अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप कैसे सोल्व करोगे, मैं समझा रही हूं, आप लोग खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉस्ट ऑफ 96 ज्योमेट्री बॉक्स, कॉस्ट ऑफ 96 जियोमेट्री बॉक्सेस, 96 ज्योमेट्री बॉक्सेस की कॉस्ट हमें गिवन है ₹2529.60। ये हमारे पास 96 की हमें फाइंड आउट करना है वन बॉक्स का। तो वन बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे? वन बॉक्स के लिए हम करते हैं डिवाइड। 2529.60 इज डिवाइडेड बाय 96। इसको हम 96 से डिवाइड कर देते हैं। तो 96 से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ₹26.35। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास, रमन हैज 72.75 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, ही कट द स्ट्रिंग इन अ सर्टेन पीस ऑफ इक्वल लेंथ, इफ वन पीस इज 14.55 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी पीसेज आर कट आउट फ्रॉम अ रोप। अब देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करना, उसी तरह से है हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी। 5 में देखो क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास 72.75 मीटर, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन है। ई कट द स्ट्रिंग इन अ सर्टेन पीस ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ में पीसेस में कट किया गया है। तो लेंथ ऑफ वन पीस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वन पीस की लेंथ है 14.55 मीटर। हाउ मेनी पीसेस आर कट आउट फ्रॉम अ रोप, तो नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ पीसेस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल अपॉन में वन की लेंथ, टोटल लेंथ अपॉन में डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस 14.55। इससे हम इसको डिवाइड कर देते तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5, यानी कि 5 पीसेस होंगे। टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे इसके? 5 पीसेस हो जाएंगे हमारे पास। आई होप आपको ये समझ आ गया है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता था प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 42.63 इफ वन ऑफ द डेसिमल इज 20.3, फाइंड द अदर। अब अदर को फाइंड आउट करना था। देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल का प्रोडक्ट हमें गिवन है 42.63। इफ वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या है? 20.3। रिक्वायर टू फाइंड अदर, रिक्वायर टू फाइंड अदर नंबर। अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट जो नंबर है हमारा प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करेंगे हम वन नंबर से।
तो वो आ जाएगा हमारे पास 42.63 इज डिवाइडेड बाय 20.3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब देखो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2.1। तो वो जो अदर नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.1। तो अब हमारी चैप्टर नंबर 3 की वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।